वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे WBCS 2021 28 अगस्त 2021 को एग्ज़ाम हुआ था मेंस हिस्ट्री के क्वेश्चंस को। पेपर 3 का क्वेश्चंस को हम लोग आज देखेंगे। पेपर 3 में 200 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सभी पेपर 200 मार्क्स का ही रहता है, जिसमें हिस्ट्री 100 मार्क्स का रहता है 100 क्वेश्चन, और ज्योग्राफी 100 मार्क्स का रहता है। हम लोग आज हिस्ट्री के क्वेश्चन को देखेंगे। देखते हैं कि 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, या अगर एक बार में वीडियो लंबा हो जा रहा है तो मैं पार्ट वाइज इसको बांट दूंगा। हम लोग आज क्वेश्चन देखेंगे सेट बी का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Welcome back friends. This is the very first question of the paper. Question says the author of the book Indian War of Independence was. ये एक बुक का नाम है इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके लेखक कौन है, ऑथर कौन है, यही सवाल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। प्री 2021 इसी साल WBCS का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन अंग्रेजों को मर्सी पिटिशन लिखा था। तो उसका आंसर भी होगा वी.डी. सावरकर, और उस पर थोड़ा वेस्ट बंगाल में कंट्रोवर्सी भी हुआ। तो उस स्टोरी को भी हम लोग यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं। तो वी.डी. सावरकर 2 सीक्रेट सोसाइटी का एस्टैब्लिशमेंट किया था। एक का नाम था अभिनव भारत और दूसरा था मित्र मेला। ये 2 सीक्रेट सोसाइटी थे। इनका मेन ऑब्जेक्टिव था, काम था कि महाराष्ट्र के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ प्रोटेस्ट करना। वो लोग जो भी नीतियाँ बनाएंगे इंडियन के खिलाफ, उन लोगों का प्रोटेस्ट करना। तो इसी दौरान में 1909 में पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स आया, अंग्रेजों ने लाया। उसमें खास बात यह था कि उन्होंने बहुत सारे प्रावधान में से एक प्रावधान यह था कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरल देने का बात किया था। इसी का घोर विरोध कर रहा था अभिनव भारत, जिसका लीडरशिप कर रहा था वी.डी. सावरकर। और उसी टाइम में नासिक में, जो कि एक सिटी है महाराष्ट्र का, वहाँ के मजिस्ट्रेट का मर्डर का भी केस वी.डी. सावरकर के ऊपर चल रहा था, ट्रायल चल रहा था। तो ये दोनों ही केस में वी.डी. सावरकर कन्विक्ट पाया गया और इनको 50 ईयर्स का सेंटेंस हुआ, यानी कि सजा हुआ। और इनको जेल भेज दिया गया अंडमान के एक सेलुलर जेल में, जिसको काला पानी का सजा कहते हैं। वहीं से वी.डी. सावरकर ने मर्सी पिटीशन, दया पत्र यानी माफीनामा अंग्रेजों को लिखा था। वही क्वेश्चंस WBCS प्री इस बार आया था। वहां से उसको रिलीज भी मिल गया, क्योंकि उसने पत्र में लिखा था कि वो आगे से अंग्रेजों का वफादार बन के रहेगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं। वहां से आने के बाद में वो अपना हिंदू आइडियोलॉजी को वो और ज़्यादा सुदृढ़ रूप से, सुचारू रूप से चलाने का कोशिश किया। हिंदू महासभा का अध्यक्ष भी बना, RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक का भी से भी लिंक था। और हम लोग ये भी जानते हैं, इतिहास में हम लोग पढ़े हैं, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का असासिनेशन होता है, हत्या होता है। इस हत्या के पीछे भी वी.डी. सावरकर का नाम आया था, लेकिन कोई भी डायरेक्ट साक्ष्य, डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलने के कारण इनको बरी कर दिया गया और बाकियों को सजा हुआ। तो ये था वी.डी. सावरकर के बारे में थोड़ा सा। बुक का नाम अगर आता है 1857 से रिलेटेड, तो एक बुक को एग्जाम में 12 पूछा जाता है और बुक का नाम ही है 1857। ये बुक का नाम है 1857। इस बुक को किसने लिखा है, ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको लिखा है डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सेन ने। इसको भी आप याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 2 इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड संगम इन द संगम एज। संगम एज में संगम का क्या अर्थ है? संगम का अर्थ होता है असेंबली ऑफ पोएट। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। और यह कौन सा पोएट का बात हो रहा है? तमिल पोएट। दरअसल संगम एज तमिल लिटरेचर के लिए ही बड़ा फेमस है। तो यह संगम 3 बार ऑर्गेनाइज किया गया, 3 संगम हुआ। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि संगम कितना बार ऑर्गेनाइज हुआ। तो 3 बार संगम ऑर्गेनाइज किया गया। और ये किसके शासनकाल में हुआ? तो ये हुआ था पांड्यास किंग ऑफ मदुराई के शासनकाल में। पांड्यास किंग ऑफ मदुराई के शासनकाल में 3 बार संगम का स्थापना किया गया था। तो ये असेंबली ऑफ पोएट्स, तमिल भाषा बड़ा फ्लरिश हुआ था इस टाइम में। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 हु कंपोज्ड द संस्कृत काव्य सौंद्र नंदा। सौंद्र नंदा ये एक महाकाव्य है, संस्कृत काव्य है। इसका लेखक कौन है, रचयिता कौन है? तो इसका लेखक है ऑप्शन ए अश्वघोष। अश्वघोष एक और बुक के लेखक के लिए बड़ा फेमस है, जिसका नाम है बुद्ध चरिता। बेसिकली गौतम बुद्ध का बायोग्राफी है यहाँ पर। और ये अश्वघोष किसके शासनकाल में था? ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। कनिष्क एक महान सम्राट था कुषाण वंश का, उसी के शासनकाल में अश्वघोष था। कालिदास ऑप्शन बी में है। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में था, 9 रत्नों में से एक था। इन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त किताबें लिखी है, बुक्स लिखे हैं, जैसे मालविका अग्निमित्र है, अभिज्ञान शकुंतलम है, मेघदूतम है।
नागार्जुन के बारे में भी जान लेते हैं। नागार्जुन कनिष्क के ही शासनकाल में था, यानी कि साथ साथ एक ही समय काल में था अश्वघोष और नागार्जुन। माध्यमिक सूत्र नाम का बुक लिखा है इसने। विष्णु शर्मा के बारे में भी जान लेते हैं। विष्णु शर्मा का एक बुक एग्जाम में पूछता है, पंचतंत्र। पंचतंत्र नाम का ये बुक लिखा था विष्णु शर्मा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 4, जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस इन द सिटी ऑफ। जलियांवाला बाग मैसेकर कौन से शहर में हुआ था? ये पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। एग्जाम में जलियांवाला बाग मैसेकर का डेट के बारे में भी अक्सर सवाल पूछा जाता है। तो ये डेट था जिस दिन ये घटना हुआ था, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, वो तारीख था 13 अप्रैल 1919 और वो दिन था बैसाखी का। तो इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जान जाते हैं। एक्चुअली में हुआ क्या था? दरअसल 1919 ईस्वी में एक कानून पास किया था अंग्रेज लोग, जिसका नाम था रॉलट एक्ट। सुने हैं आप लोग नाम? क्या था ये कानून? रॉलट एक्ट के तहत, इस कानून के तहत किसी भी इंडियन को ओनली सस्पेंस के आधार पर, यानी शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। इसी के विरोध में आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 नेशनलिस्ट लीडर, जिनका नाम था सैफुद्दीन किचलू और एक थे सत्यपाल। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, ये 2 नेशनलिस्ट लीडर आईएनसी के, ये लोग मार्च निकाले थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे रॉलट एक्ट के खिलाफ में, और इनको अंग्रेज लोग गिरफ्तार कर दिए। इन्हीं गिरफ्तारी के प्रोटेस्ट में जलियांवाला बाग में, जलियांवाला मैदान में वहाँ के जनता लोग एक सभा रखे थे, सभा का आयोजन किए थे, और वह बैसाखी का भी दिन था, इसलिए कुछ ज़्यादा ही भीड़ था। तो वही भीड़ में आकर जनरल ओ डायर अपने सेना के साथ आकर अंधाधुंध गोलीबारी किया था और बहुत सारे इंडियंस लोगों को मार्मिक हत्या किए थे। ट्रेजिडी हुआ था। तो यही घटना था पूरा जलियांवाला बाग का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। इस जलियांवाला बाग का रेस्पॉन्स में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का उपाधि को त्याग दिया था। नाइटहुड एक पद था जिसको अंग्रेज लोग सम्मान के पूर्वक में दिए थे रविन्द्रनाथ टैगोर को। उन्होंने ये नाइटहुड का उपाधि त्याग दिया था। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5, रूलर ऑफ विच डायनेस्टी पैट्रोनाइज जैनिज्म। जैनिज्म को पैट्रोनाइज किस डायनेस्टी के लोगों ने किया था? तो ये करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, चालुक्य। चालुक्य ऑफ गुजरात लिखी। दरअसल चालुक्य 3 हुए थे, चालुक्य ऑफ वेंगी, चालुक्य ऑफ बदामी, चालुक्य ऑफ गुजरात वाले जो थे, ये लोग पैट्रोनाइज किए थे जैनिज्म को। हालांकि ये लोग शिव भक्त थे, शैविज्म का फॉलो करते थे, लेकिन पैट्रोनाइज किए थे जैनिज्म को। पैट्रोनाइज करने का मतलब शरण देना, उसको फलने फूलने में सपोर्ट करना। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट प्रपोजल वाज मेड इन अगस्त ऑफर 1940। अगस्त ऑफर 1940 में जो आया था उसमें कौन सा प्रपोजल इन 4 ऑप्शंस में से दिया गया था? अगस्त ऑफर आया था 8 अगस्त को दरअसल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डोमिनियन स्टेटस का बात किया गया था। डोमिनियन स्टेटस के अलावा और क्या क्या बात किया गया था वहां पर, पहले इसके बैकग्राउंड को हम लोग थोड़ा समझ जाते हैं कि अगस्त ऑफर 1940 आया क्यों था, क्या कारण था। तो आप लोग को मालूम होगा सितंबर का महीना था और साल था 1939 का। इसमें सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रेकआउट हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ। तो सेकेंड वर्ल्ड वार जब शुरू हुआ तो अंग्रेज जो भारत में थे, ब्रिटिश, वह बिना इंडियंस का सहमति का, इंडियंस को बिना पूछे ही भारत को भी युद्ध में धकेल दिया ब्रिटेन के सपोर्ट। तो इससे जो भी नेशनलिस्ट लीडर थे आईएनसी के, मुस्लिम लीग के और भी दीगर जितने भी नेशनलिस्ट लीडर्स थे, वो सब सभी नाराज हुए और अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। क्योंकि 1937 का इलेक्शन में बहुत सारे प्रोविंसेस में आईएनसी का, मुस्लिम लीग का और भी कोलिशन गवर्नमेंट वगैरह बनाया गया था, वो सभी को इसमें इस्तीफा दे दिया नाराज होकर, क्योंकि इंडियन से कुछ पूछा ही नहीं गया और इंडिया को वर्ल्ड वार में झोंक दिया गया, सेकेंड वर्ल्ड वार में। लेकिन जब 1940 आते आते जर्मनी का दबदबा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, तब इनको चिंता हुआ कि भाई इनको तो अंग्रेज लोगों को, ब्रिटेन को इंडिया का सपोर्ट चाहिए किसी भी तरह। तब इंडिया का सपोर्ट पाने के लिए 8 अगस्त 1940 को एक प्रपोजल लेके आया गया, उसी को बोलते हैं अगस्त ऑफर। तो उस प्रपोजल में क्या क्या बातें किया गया था? एक बातें तो यही है, डोमिनियन स्टेटस का बात किया गया था। दूसरा था जो वायसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, उसमें इंडियन लोगों की संख्या को बढ़ा देंगे बोला था, इंडिया के फेवर में था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का निर्माण करने का बात किया गया था, और जो माइनॉरिटीज है उनके कंसेंट को कंपलसरी बनाया गया था। एक तरह से वीटो पावर दिया गया था माइनॉरिटीज के लिए, और भी कुछ खास खास बातें थे। तो ये सब कुछ बातें थे जो अगस्त ऑफर में था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है दोस्तों? डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है फ्रीडम के जैसा ही, लेकिन कंप्लीट फ्रीडम नहीं। यानी कि सत्ता हिंदुस्तानियों के हाथ में तो अंग्रेज लोग दे देंगे, लेकिन उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्वीन के प्रति ही रहेगा अभी भी।
यानी कि सर्वेसर्वा अभी भी ब्रिटेन होगा, सत्ता जरूर इन लोगों के हाथ में रहेगा। इस तरह से डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है। तो इसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ, अगस्त ऑफर के बाद क्या हुआ, तो अगस्त ऑफर को आईएनसी ने तो एक सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि आईएनसी का तो स्टेटस क्या था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, लेकिन ये लोग तो डोमिनियन स्टेटस देने का बात कर रहे थे। दूसरा सबसे बड़ा रीजन था, ये सारा जो भी प्रोविजंस लाया गया था, प्रपोजल दिया गया था ना, ये सारा आफ्टर द वार कंप्लीट होगा, तो इसलिए भी आईएनसी ने इसको रिजेक्ट किया। मुस्लिम लीग ने वेलकम तो किया, क्योंकि उसको वीटो पावर मिल रहा था एक तरह से माइनॉरिटी के पक्ष में, लेकिन चूंकि मुस्लिम लीग का पार्टीशन के ऊपर ही, क्योंकि 1940 को उन लोग का जो लाहौर से अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, उसमें पार्टीशन का वे लोग बात किए थे, पार्टीशन चाहिए था उनको, तो पार्टीशन के ही बात पर वो लोग अडिग रहे, इसलिए अगस्त ऑफर पूरी तरह से फेल हो गया। इसके बाद में फिर से क्रिप्स मिशन आया, हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हु ऑफ द फॉलोइंग अपाइंड दैट ओरिजिनल होमलैंड ऑफ आर्यंस वाज आर्कटिक रीजन। ओरिजिनल होमलैंड ऑफ आर्यन आर्किट रीजन में है, इस बात को किसने कहा था, तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। दरअसल आर्यंस लोग का ओरिजिनल होमलैंड कहाँ था, यानी कि आर्यन लोग इंडिया में कहाँ से आए थे, इसमें विद्वानों में, हिस्टोरियंस में बड़ा मतभेद है दोस्तों। कुछ विद्वान कहते हैं कि वो आर्कटिक रीजन से आए थे, जैसे कि बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक का ऐसा कहना। मैक्स मुलर का कहना था कि सेंट्रल एशिया से आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था कि तिब्बत से आए थे वे लोग, उनका ओरिजिनल होमलैंड तिब्बत था। और एसी दास का बड़ा इंटरेस्टिंग है, एसी दास का कहना था कि आर्यंस लोग इंडिजिनस थे, इंडियन ही थे, और इन लोग का ओरिजिनल होमलैंड था सप्त सिंधु। तो ये सारा अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है, कौन सा हिस्टोरियंस का मत क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, Who is the only women historians to write historical account about the Mughal period? मुगल पीरियड के बारे में कौन सा इनमें से महिला है जो किताब लिखा है, तो गुलबदन बेगम इसका करेक्ट आंसर होगा। गुलबदन बेगम ने कौन सा किताब लिखा है जो मुगल पीरियड में है, हुमायूं नामा। हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखा है, गुलबदन बेगम ने, जो हुमायूं के बायोग्राफी को बताता है। दरअसल गुलबदन बेगम हुमायूं का ही बहन थी। रेस्ट ऑप्शंस के बारे में भी थोड़ा जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं दोस्तों। नूरजहां, जिनका नाम था मेहरुन्निसा असल में, ये तो वाइफ था जहांगीर का, हम लोग जानते हैं, जहांगीर ने ही नूरजहां नाम दिया था मेहरुन्निसा का। जहानारा बेगम था, जहानारा बेगम शाहजहां और मुमताज महल की बेटी थी। ज़ेबुन्निसा बेटी थी औरंगजेब का। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, Which of the following statement about Henry Louis Vivian Dereggio is incorrect? याद रहे, इनकरेक्ट हमको फाइंड आउट करना है। किसके बारे में, डेरेजियो के बारे में। तो डेरेजियो के बारे में इनकरेक्ट हम लोग पता करते हैं। पहले डेरेजियो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो डेरेजियो एंग्लो इंडियन एक व्यक्ति था जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से बड़ा प्रभावित था, बड़ा इंस्पायर्ड। तो वो इंडियन लोगों को यहाँ पर एक हिंदू कॉलेज में पढ़ाता भी था, प्रोफेसर था हिंदू कॉलेज का, बहुत कम उम्र में ही प्रोफेसर बन गया था। और यहाँ पर इंडियंस लोगों में, जो भी यंग इंडियंस स्टूडेंट्स, उन लोगों में देशभक्ति की भावना बढ़ रहा था, फ्रीडम ऑफ स्पीच का बात करता था उस टाइम में, क्या सही क्या गलत। तो इसने एक मूवमेंट भी चलाया, उस मूवमेंट का नाम भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका नाम है यंग बंगाल मूवमेंट, तरुण बंगाल मूवमेंट भी जिसको बोलते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन पर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट, हमको ये देखना है। ऑप्शन ए, ही वॉज बोर्न इन कलकत्ता इन 1809, करेक्ट है, कलकत्ता में वो बोर्न हुए थे 1809 में। ही टॉट एट संस्कृत कॉलेज बिटवीन, इतना संस्कृत कॉलेज नहीं, हिंदू कॉलेज में वो पढ़ाया करते थे, है ना, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ही डाइड ऑफ कॉलेरा एट द एज ऑफ 22, महज 22 साल का उम्र में उसको कॉलेरा से उनका मृत्यु हो गया। हिज फॉलोअर्स वर नोन एज डेरेजियो, यानी कि यंग बंगाल मूवमेंट के जो फॉलोअर्स थे वो डेरेजियो ही कहलाते थे, डेरेजियंस, है ना। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी। नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट ताजमहल इज इनकरेक्ट। फिर से इनकरेक्ट आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए बोल रहा है इट इज अ मैग्निफिसेंट मौजिलियम, यह एक बहुत शानदार मकबरा है। मौजिलियम का मतलब मकबरा, तो ये बात करेक्ट। 7 वंडर्स में से एक ताजमहल, सभी को जानते हैं इसके बारे में। ऑप्शन बी कहता है इट वॉज बिल्ट बाय शाहजहां, करेक्ट, शाहजहां के द्वारा बनाया गया था अपने पत्नी मुमताज महल के याद में। ऑप्शन सी, इट इज सिचुएटेड आउटसाइड द आगरा फोर्ट, हाँ आउटसाइड द आगरा फोर्ट ये सिचुएटेड है, ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर दूर है आगरा फोर्ट से, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। ऑप्शन डी कह रहा है द नेम्स ऑफ आर्टिशन हु बिल्ट आर एनग्रेव्ड ऑन इट, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। जो लोग वहाँ काम किए थे, आर्टिशंस जो थे, उनका नाम कहीं भी लिखा नहीं गया है ताजमहल के ऊपर में, तो ये गलत स्टेटमेंट है। तो हमारा करेक्ट आंसर भी होगा ऑप्शन डी, क्योंकि हमको गलत ही, इनकरेक्ट ही फाइंड आउट करना था। बाय द वे, जो आर्टिशन या जो
मुख्य डिजाइनर था आर्किटेक्चरल डिजाइन, उसका नाम अक्सर एग्जाम में पूछता है, तो उसका नाम है उस्ताद ईशा। इसका लेकिन ओरिजिनल नाम उस्ताद अहमद लाहौरी। तो आप दोनों ही नाम याद रखो, किसी किसी ऑप्शन में उस्ताद ईशा मिलेगा, किसी किसी ऑप्शन में उस्ताद अहमद लाहौरी। यही था जो डिजाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 11 सेज हु बिकेम द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बना? तो ये था ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट आंसर हीरालाल जे कान्या। कान्या वर्ड के याद रखो, अक्सर पूछता है। नंदलाल बोस के बारे में भी एग्जाम में पूछता है, ये कौन थे? ऑप्शन डी में जो है नंदलाल बोस। नंदलाल बोस थे जो ओरिजिनल वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था उनको डेकोरेट और ब्यूटीफाई करने का काम नंदलाल बोस ने ही किया था। शांति निकेतन के कुछ और आर्टिस्ट थे उनके साथ मिलकर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 द पर्सियन रूलर हु बिसीज्ड कंधार इन जहांगीर्स रेन वाज। वो कौन सा पर्सियन रूलर था जो जहांगीर के शासन काल में कंधार को कब्जा कर लिया था? कंधार ये अफगानिस्तान के आसपास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा शाह अब्बास। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 गदर पार्टी वाज फाउंडेड इन नवंबर 1913 एट सैन फ्रांसिस्को यूएसए बाई। गदर पार्टी जो सैन फ्रांसिस्को में, जो अमेरिका में है सैन फ्रांसिस्को, 1913 नवंबर महीना में स्थापित किया गया था। उसका स्थापित करने वाला व्यक्ति कौन था? तो इसका स्थापित करने वाला व्यक्ति था ऑप्शन बी लाला हरदयाल। लाला हरदयाल विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 द लर्नड लेडी इज सेड टू हैव डिबेटेड विद द फेमस लॉ गिवर यज्ञवल्क्य। वो कौन सी ज्ञानी महिला थे जो यज्ञवल्क्य के साथ डिबेट की थी? ठीक है। ये यज्ञवल्क्य बहुत बड़ा ज्ञानी ऋषि मुनि था, इनके साथ जो डिबेट की थी, तो ये गार्गी थी। गार्गी विल बी द करेक्ट आंसर। मैत्री के बारे में जो ऑप्शन बी में दिख रहा है, मैत्री के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता है। मैत्री दरअसल कौन था बोल के? मैत्री गौतम बुद्धा ही, लेकिन उसका फ्यूचर यानी कि इनकारनेशन, कि फ्यूचर में गौतम बुद्धा फिर से आएंगे, तो और उनका नाम होगा मैत्री, ऐसा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 सेज द रिवर चेनाब was known in the Vedic period by the name of। चेनाब रिवर को वैदिक पीरियड में किस नाम से जाना जाता था? तो चेनाब रिवर को वैदिक पीरियड में अस्कनी के नाम से पुकारा जाता था। पुरुषिनी भी एक नदी का नाम है, पुरुषिनी नाम पुकारा जाता था रावी को। वितास्ता कहा जाता था जो ऋग्वैदिक पीरियड के टाइम में झेलम को, और शतुर्दी कहा जाता था सतलज को। एक और नाम यहाँ पर है जो छूट गया, ब्यास रिवर। आज हम लोग जिसको ब्यास रिवर कहते हैं उसको पहले कहा जाता था ऋग्वैदिक टाइम में विपासा। तो ये कुछ नदियां हैं, इन नदियों के नाम को आप लोग याद रखो, जो ऋग्वैदिक टाइम में ये नदियां अलग अलग नाम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉज फाउंडेड बाय। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसके द्वारा फाउंड किया गया था? ये वेस्ट बंगाल प्री का ही क्वेश्चन है जो 22 अगस्त को हुआ था पिछले दिन। विलियम जोन्स, और ये फाउंड किया था 1784 में। क्वेश्चन नंबर 17 सेज Montagu Chelmsford reforms which form the base of Government of India Act 1919 introduce which of the following in India। 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, जो मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बेस बना था उसका, यानी कि पहले मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आया, उसकी बेस पर 1919 में उसी साल सेम ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। इस एक्ट में कौन सा बात कहा गया था? तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। डायरकी का बात किया गया था दोस्तों। डायरकी का मतलब होता है ड्यूअल गवर्नमेंट या डबल गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, यानी दोहरी शासन। ये क्या था दोहरी शासन? दरअसल 1919 में दो तरह का परिवर्तन देखने को मिला एडमिनिस्ट्रेशन में। एक सेंटर में बाई कैमरल इंट्रोड्यूस किया गया। बाई कैमरल कहने का मतलब दो सदन। बाई कैमरल इंट्रोड्यूस किया गया था सेंटर में, जिसका दो सदन था, एक लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको कहा, और एक काउंसिल ऑफ स्टेट। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि लोअर हाउस, काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि अपर हाउस। आज का अगर हिसाब से बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा ही है, बल्कि आज का लोकसभा और राज्यसभा का जड़ इसी 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ही है। ये क्वेश्चंस भी आता है दोस्तों, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा तो बाद में नामकरण हुआ ना, तो लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट्स बनाया गया। ये सेंट्रल में बाइकैमरल इंट्रोड्यूस किया गया। दूसरा, प्रोविंस में क्या प्रावधान? प्रोविंस में बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस लाया गया दोस्तों, और जो डायरकी का इंट्रोडक्शन हुआ ये प्रोविंस में ही हुआ। इसको दो भागों में बांटा गया दोस्तों प्रोविंस
का भी गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, एक रिजर्व सब्जेक्ट, दूसरा ट्रांसफर सब्जेक्ट। अब ये रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट में क्यों बांटा गया? दरअसल बात यह था कि 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के पहले सेंटर और स्टेट के सब्जेक्ट्स मैटर में अक्सर कंट्रोवर्सी हो जा रहा था। अब प्रोविंस किस कोई एक्ट बनाता है, लॉ बनाता है, तो पूरे इंडिया में तो लागू नहीं होगा उस प्रोविंस के लिए, तो सेंटर पर उसको आपत्ति हो जाता था। अब सेंट्रल कोई ऐसा लॉ बना रहा है जो प्रोविंस में ठीक नहीं है, तो इसमें गवर्नर और गवर्नर जनरल के बीच में तानाकसी हो जा रहा था। इसीलिए यहाँ पर छुटाया गया, बात को अलग कर दिया गया कि प्रोविंस के लिए थोड़ा अलग सब्जेक्ट्स का निर्माण किया गया और सेंट्रल के लिए तो अलग सा। सेंट्रल में वो सब्जेक्ट्स आ गया जिसमें ऑल इंडिया इंटरेस्ट का जो भी सब्जेक्ट्स मैटर होगा, जैसे डिफेंस है, फॉरेन रिलेशंस वगैरह का बात है। तो प्रोविंस को फिर अलग से और दो भागों में बांटा गया, एक रिजर्व में और एक ट्रांसफर्ड में। रिजर्व क्या था दोस्तों? तो रिजर्व एडमिनिस्ट्रेशन, ये दरअसल रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स यानी कि ये प्रोविंस का गवर्नर हुआ करता था। गवर्नर अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ मिलकर लॉ का निर्माण करता रिजर्व में, यानी कि गवर्नर को फुल पावर दे दिया गया था यहाँ पर। ट्रांसफर सब्जेक्ट वो था जिसमें गवर्नर भी था, यहाँ पर भी जो प्रोविंस में गवर्नर होगा वो गवर्नर, और यहाँ पर इंडियन मिनिस्टर्स, ये इंडियन मिनिस्टर्स के साथ मिलकर लॉ बनाएगा ट्रांसफर सब्जेक्ट का। इंडियन मिनिस्टर्स वो कुछ नॉमिनेट होके आते थे, कुछ इलेक्ट होके आते थे, एग्जीक्यूटिव बॉडीज में भी वैसा ही था। तो इस तरह से दो टाइप का गवर्नमेंट प्रोविंस में चल रहा था। एक गवर्नर अपना एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ मिलकर चला रहा था, दूसरा वही गवर्नर इंडियन मिनिस्टर्स के साथ मिलकर चला रहा था। तो इस तरह से दो डुअल गवर्नमेंट हुआ, इसी को बोलते हैं डायरकी। समझ में आ गया डायरकी का मतलब? 1919 एक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसमें और भी कुछ खास खास बातें यहाँ पर किया गया। तो पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन का बात यहाँ किया गया, ये भी एग्जाम में आता है दोस्तों। लेकिन ये आज का जो इलेक्शन होता है उस तरह का इलेक्शन नहीं था, कईयों को इलेक्शंस का तो राइट ही नहीं था, फिर भी डायरेक्ट इलेक्शन का प्रावधान किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट वाज अरागट्टा? अरागट्टा क्या? एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्तों। एक व्हील होता था, चक्का, जिसको वाटर व्हील बोल सकते हैं हम लोग, वाटर को ऊपर खींचकर लाने के लिए, इरिगेशन के लिए होता था ये। तो ये अ डिवाइस टू लिफ्ट वाटर, ये होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, द पॉपुलर नेम ऑफ मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम के नाम से किसको जाना जाता है? और वो पॉपुलरली नोन है मोहम्मद गोरी के नाम से। तो मोहम्मद गोरी के बारे में सभी जानते हैं, इसी को मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम कहा जाता था दोस्तों। ठीक है, वो पॉपुलरली वी नो मोहम्मद गोरी। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है दोस्तों? कंबन्स रामायण इन तमिल वाज रिटन ड्यूरिंग द रेन ऑफ। कंबन राइटर का नाम है जिसने रामायण लिखा तमिल भाषा में। तो यह किसके शासनकाल में था? चालुक्य, पल्लवा, चोला या फिर काकतीयास? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों चोला। चोला शासनकाल में कंबन्स ने रामायण का लेखन कंप्लीट किया था तमिल भाषा में। क्वेश्चन नंबर 21, हु कंस्ट्रक्टेड ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको जीटी रोड के नाम से भी आज हम लोग जानते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अशोका। बहुत जन आंसर यहाँ पर लगाएंगे शेरशाह, लेकिन अगर शेरशाह अशोका ऑप्शन में ना रहता ना, तब हम लोग शेरशाह लगाएंगे। दरअसल ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण एंशिएंट हिस्ट्री में ही हो चुका था। चंद्रगुप्त मौर्य का भी इसमें हाथ है दोस्तों। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो था, चंद्रगुप्त मौर्य के ही द्वारा बनाया गया जो रोड था, उसी को रिस्टोर किया था अशोका ने, इसलिए अशोका पर क्रेडिट ज़्यादा जाता है। शेरशाह सूरी ने तो 16th सेंचुरी में इसको रिबिल्ड किया था। इसीलिए इस क्वेश्चन में अगर ग्रैंड ट्रंक रोड आता है कौन कंस्ट्रक्ट किया था, तब ध्यान से आप ऑप्शंस को देखिएगा क्या क्या है ऑप्शंस में। अगर अशोका नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, तब हम लोग शेरशाह सूरी लगाएंगे। अगर अशोका है तो अशोका को डालना पड़ेगा। इस ऑप्शन में अशोका करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, द सिल्वर टंका एंड कॉपर जितल वेर इंट्रोड्यूस्ड बाय। ये करेंसी का नाम है दोस्तों। टंका सिल्वर का बना हुआ था और जितल कॉपर का बना हुआ था। ये इंट्रोड्यूस किया था इल्तुतमिश ने, स्लेव डायनेस्टी का सेकंड महान किंग था। क्वेश्चन नंबर 23, हु अमंग द फॉलोइंग नॉट, याद रहे नॉट का बात कर रहा है, इन्वॉल्व्ड विद द फाउंडेशन ऑफ अनुशीलन समिति ऑफ कैलकाटा इन 1902। 1902 में कलकत्ता के अनुशीलन समिति के फाउंडेशन में कौन नहीं था इनमें से, ये हमको पता लगाना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अबानी मुखर्जी। प्रोमोथा मित्र था, बरिंद्र घोष भी था, ज्योतिन्द्र नाथ बैनर्जी भी था, ये तीनों थे।
अबानी मुखर्जी अनुशीलन समिति के फाउंडेशन मेंबर में नहीं थे। अनुशीलन समिति से ही रिलेटेड एक और चीज जानते हैं दोस्तों, युगांतर। ये एक वीकली न्यूज़पेपर था, इसको भी अनुशीलन समिति के अंदर ही पब्लिश किया गया था और ये पब्लिश करने वाला था बारिंद्र नाथ घोष और इसके साथ में मिलकर भूपेंद्र नाथ दत्ता। ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। फिलहाल करेक्ट आंसर होगा इसका अबानी मुखर्जी, नॉट इन्वॉल्व्ड। क्वेश्चन नंबर 24, द पेशवा एक्सेप्टेड सब्सिडियरी एलियंस, ये एलियंस सब्सिडियरी अलायंस विद ब्रिटिश बाय, किस संधि के आधार पर, किस संधि में पेशवा यानी कि मराठा ने सब्सिडियरी अलायंस का एक्सेप्ट किया था? तो ये होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ट्रीटी ऑफ बेसिन। ट्रीटी ऑफ बेसिन कब हुआ था दोस्तों? 1802 में ट्रीटी ऑफ बेसिन। हम लोग जानते हैं कि सब्सिडियरी अलायंस क्या था दरअसल। तो सब्सिडियरी अलायंस को इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। क्या था सब्सिडियरी अलायंस? सब्सिडियरी अलायंस दरअसल अंग्रेज लोगों का एक नीति था। दरअसल इसको रॉ फॉर्मेट में तो डुप्ले ने पहले ही कर दिया था, लेकिन बाद में क्लाइव ने भी इसका प्रयास किया रिंग ऑफ फेंस स्थापित करके, लेकिन कि अच्छी तरीके से व्यापक रूप में लॉर्ड वेलेस्ली ने ही इसको इंट्रोड्यूस किया था सब्सिडियरी अलायंस का। क्या था सब्सिडियरी अलायंस? सब्सिडियरी अलायंस में अंग्रेज इस तरह का नीति बनाता था जैसे कि अंग्रेज लोगों का कोई भूभाग है, कोई स्टेट को कब्जा करके रखे, तो उसके आसपास के जो भी प्रिंसली स्टेट्स होते थे उनको ये लोग अंग्रेज फौज भेजते थे और ये कहते थे कि यह तुम्हारे बॉर्डर का सुरक्षा करेगा, तुम्हारा जो भी दुश्मन है उससे सुरक्षा करेगा। उसके बाद में उस आर्मी का खर्चा, ब्रिटिश फौज का खर्चा सारा वही प्रिंसली राजाओं को भी, प्रिंसली स्टेट्स के राजा को उठाना पड़ता था। इससे अंग्रेजों को क्या फ़ायदा होता था? अंग्रेजों को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता था दोस्तों। एक तो उसका फौज का भरण पोषण वही लोग कर रहे, दूसरा एक और चीज़ यहाँ सब्सिडियरी अलायंस में कंडीशन था दोस्तों कि अंग्रेज अपना एक एजेंट को भी वहाँ पर भेजेगा जिसके रेजिडेंट बोलते थे हम लोग, इंग्लिश रेजिडेंट, वहाँ ब्रिटिश रेजिडेंट हुआ करता था उसके राज दरबार में। हालांकि वो इंटरव्यू वहाँ पर नहीं करता था, कोई अपनी मत नहीं रखता था, लेकिन सब कुछ कार्यभार वो देखता था। तो इससे अंग्रेजों को अपनी नीति बनाने में सुविधा होता था और वो उस राजा को अपने अधीन एक तरह से कर रहा था। यानी कि सब्सिडियरी अलायंस के द्वारा दोस्तों प्रिंसली स्टेट्स अपना सोवरेंटी ही खो देते थे, अपना संप्रभुता ही खो देते थे। बड़ा ज़बरदस्त चालाकी से अंग्रेज लोग ये नीति बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हु फेस्ड डिफीट इन द बैटल ऑफ चांदवार इन 1194? 1194 में बैटल ऑफ चांदवार जो हुआ था उसमें कौन हार का मुख देखा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जयचंद। और किससे हारा था? मोहम्मद गोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, द फाउंडर ऑफ लोधी डिनेस्टी। लोधी डिनेस्टी का फाउंडर कौन था? बहलूल लोधी। लोधी डिनेस्टी के बारे में एक काम का चीज़ बता दो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में 5 डिनेस्टीज हुए थे, हम लोग जानते हैं नाम। सबसे पहले आया था स्लेब डिनेस्टी, उसके बाद आया खिलजी डिनेस्टी, तुगलक डिनेस्टी, सैयद डिनेस्टी, उसके बाद में आया लोधी डिनेस्टी, अंतिम शासन। ये 4 पहले के टर्किश थे, यानी कि तुर्किस्तान से आए थे, लेकिन लोधी डिनेस्टी था अफगान्स। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है। क्वेश्चन नंबर 27 सेज द रिवोल्ट ऑफ 1857 डिड नॉट अक्वायर मच इंटेंसिटी इन ऑप्शंस में से किस सिटी में 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, विद्रोह हुआ था, वो ज़्यादा तीव्रता से नहीं चला? दरअसल 1857 का रिवोल्ट ना नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया में ज़्यादातर चला, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, इस इलाके में ज़्यादा चला। साउथ इंडिया में तो पता ही नहीं था कि इतना बड़ा यहाँ पर रिवोल्ट हो रहा है कईयों को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बॉम्बे। बॉम्बे में इसका प्रभाव ज़्यादा देखा नहीं गया। अवध से तो ये शुरू ही हुआ था 10 मई 1957 से। क्वेश्चन नंबर 28 सेज Which of the following statement is incorrect? याद रहे, फिर से incorrect. About the position of women during the age of बुद्धा। बुद्धा के टाइम में औरतों का पोजीशन क्या? पढ़ते हैं ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है? The position of women generally deteriorated. Deteriorated का मतलब होता है और ख़राब हो जाना, वर्सन होना। क्या पोजीशन ऑफ औरत, महिलाओं का हालात और ज़्यादा ख़राब हो गया बुद्धा का एज में, गौतम बुद्ध के टाइम में? नहीं, ये गलत क्वेश्चन है स्टेटमेंट। तो हमारा इनकरेक्ट ही चुनना था, यही होगा करेक्ट आंसर। दरअसल बुद्धा के एज में तो उसने प्रीच किया था कि मैन एंड वेमेन ऑल आर इक्वल, सभी एक समान है। क्वेश्चन नंबर 29 सेज द नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन वाज सेट अप इन द ईयर। इसका करेक्ट आंसर होगा 1906। 1906 में नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन का सेटअप किया गया था। और ये किस प्रोग्राम के तहत किया गया था दोस्तों? स्वदेशी प्रोग्राम। जब लॉर्ड कर्जन ने 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल का अनाउंसमेंट किया था तो पूरे राष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में, खासतौर से बंगाल में का विरोध जाहिर किया गया। तो उसी वक्त स्वदेशी मूवमेंट भी चलाया गया और जो
इंडिजिनस देसी चीज़ें थे उनका बोलबाला हुआ। जैसे अंग्रेजी जो भी संस्थाएं थे उनको त्याग दिया गया, जैसे कि जो टीचर्स लोग, प्रोफेसर लोग अंग्रेजी यूनिवर्सिटीज, स्कूल, कॉलेजेस वगैरह में पढ़ाते थे, वो अपने नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया। स्टूडेंट्स लोग स्कूल्स में जाना बंद कर दिए और नए नए इंडियन लोगों के द्वारा स्कूल्स और कॉलेज खोले गए थे। उसी टाइम में स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में ही नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन खोला गया था 1906 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? परमिशन टू द ब्रिटिश टू इस्टेब्लिश द ट्रेडिंग सेंटर एट सूरत वॉज गिवन बाय मुगल एम्पायर। किस मुगल एम्पायर ने दिया था ये सूरत में उन लोग का ट्रेडिंग सेंटर स्थापित करना? तो ये था जहांगीर। सर टॉमस रॉ, हॉकिंस, ये सब नाम जानते हैं जो अंग्रेज लोग आए थे जहांगीर के दरबार में, और ये दिया गया था 1613 ईस्वी में। दोस्तों ये डेट भी पूछता है ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम। जो 1857 का क्रांति हुआ था उसके परिणाम में अंग्रेजी सरकार में, अंग्रेजी हुकूमत में एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ? तो वहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी था ना दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी, उससे पावर छीनकर सीधे क्राउन के हाथों में दे दिया गया, यानी क्वीन के हाथों में। तो ये ऑप्शन 1 ही होगा इसका करेक्ट आंसर। और इसी एक्ट के तहत, यानी कि उस पर एक एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, पहली बार कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाम से आया था 1858। इसी एक्ट के तहत ये काम किया गया था। और इस एक्ट के तहत कुछ मुख्य बातें और भी थे। लॉर्ड कैनिंग इस टाइम में हुआ करता था गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसका नाम तो नहीं बोलेंगे, इस पद के अलावा अब गवर्नर जनरल को एक और पद दिया गया जिसको बोल लेते हैं वायसराय। बहुत कोई ये समझता है दोस्तों कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम बदल के वायसराय किया गया। नहीं दोस्तों, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये पद था, और ये पद कौन दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिया था। और वायसराय का एक नया पद दिया गया ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। अब एक ही आदमी वायसराय भी होगा और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी होगा। यूं समझ लीजिए आज के डेट में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का जो ताकत है ना हिंदुस्तान में, इंडिया में, वो दोनों ही ताकत एक ही बंदे के पास था। उसी को बोलते हैं वायसराय या फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और वो पहला वायसराय बना लॉर्ड कैनिंग। ये भी क्वेश्चन आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, Which of the following was the basic unit of वैदिक सोसाइटी? वैदिक सोसाइटी का बेसिक यूनिट क्या था? तो इसका बेसिक यूनिट था कुल, जिसको कुला बोल सकते हैं, या फिर फैमिली जिसको बोलेंगे। तो ये दोनों ही ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, लेकिन परिवार है तो फैमिली मतलब ही परिवार। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, द नेम ऑफ सुल्तान महमूद्स फादर। सुल्तान महमूद ऑफ गजनी पढ़े हम लोग, उसके पिता का नाम क्या था? तो सबुकतगीन था। करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 34, हु ऑफ द फॉलोइंग बिकेम अ मेंबर ऑफ दीन इलाही। दीन इलाही का मेंबर कौन बना? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजा बिरबल। दीन इलाही क्या था? द ग्रेट अकबर के द्वारा एक नया धर्म चलाया गया था। दरअसल तमाम बाकी धर्मों के अच्छे अच्छे गुणों को मिलाकर एक नया धर्म का निर्माण किया अकबर ने। उसी धर्म का नाम है दीन इलाही, और खुद को वो पैगंबर घोषित कर दिया। तो ये धर्म तो चला नहीं, क्योंकि उलमा के द्वारा पूरी तरह से इसको बहिष्कार कर दिया गया। जब तक वो था तब तक बिरबल ने इसका बड़ा साथ दिया था, और भी कुछ जैसे अबुल फजल वगैरह भी इसके मेंबर्स हुए थे बाद में। तो राजा बिरबल इसका करेक्ट आंसर होगा, जो दीन इलाही का मेंबर बना था। और एक दोस्तों क्वेश्चन आता है एग्जाम में, राजा बिरबल का ओरिजिनल नेम बिरबल नहीं था बल्कि महेश दास था। यह भी कई एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, हु फाउंडेड द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ऑफ 1942 इन टोक्यो। टोक्यो में किसने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का स्थापना किया 1942 में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, रास बिहारी बोस। चलो थोड़ा बैकग्राउंड जानते हैं रास बिहारी बोस के बारे में। दरअसल रास बिहारी बोस एक रेवोल्यूशनरी था इंडियन में। वो पहले इंडिया में ही रहा करते थे, लेकिन जब दिल्ली कैपिटल बन रहा था, यानी कि 1911-12 में कलकत्ता से दिल्ली को कैपिटल बनाया गया और दरबार भी हुआ वहीं पर, तो उस वक्त जो लॉर्ड हार्डिंग था वायसराय ऑफ इंडिया, उसके गाड़ी पर बम का हमला किया था, मार डालने का कोशिश किया गया था इसको रास बिहारी रेवोल्यूशनरी के द्वारा। लेकिन चूंकि वो सिर्फ घायल हुआ, मरा नहीं, बाद में इसको वहाँ से भागना पड़ा और ये भाग कर चला गया जापान में कई सालों तक रहा। वहीं की लड़की से शादी किया और नेचुरल सिटीजन भी जापानी सिटीजन प्राप्त कर लिया, और वहीं से वो इंडिया को आज़ादी करने का अपना एक्टिविटी चालू रखा। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो, तब भी लोग
दूसरे देशों में रहकर भी इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए ऐसा ऐसा एक्टिविटीज़ का काम। और रास बिहारी के बारे में खास बात ये भी है दोस्तों, जो INA था यानी आज़ाद हिंद फौज जिसको बोलते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी, इसको फॉर्मेशन करने का, इसको बनाने का श्रेय भी रास बिहारी बोस का ही जाता है दोस्तों। एक आदमी और था दोस्तों जो रास बिहारी बोस से मिलता जुलता है, जिसका नाम था रास बिहारी घोष। ये भी बंगाली था, सिर्फ फ़र्क है घोष में और बोस में, इस दोनों में आप कन्फ्यूज़न मत हो दोस्तों। रास बिहारी घोष ये 1907 ईस्वी में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था सूरत में, जो फेमसली नोन एज सूरत स्प्लिट, यानी कि सूरत स्प्लिट के नाम से जिसको जानते हैं, वहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट विभाजित हो गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस में, नरम दल और गरम दल में बट गया था। उसी सेशन का अधिवेशन रास बिहारी घोष ने किया था, रास बिहारी घोष ने। क्वेश्चन नंबर 36, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी, इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी का फर्स्ट कमांडर इन चीफ कौन हुआ था? तो ये करियप्पा हुआ था। ये देखा ऑप्शन बी में, KM करियप्पा। यहाँ पर एक नाम और फेमस है, FJ मानेकशॉ। मानेकशॉ के नाम से फेमस है। दरअसल क्यों फेमस है दोस्तों? 1971 में जो इंडिया पाक युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में लिबरेट हो गया बांग्लादेश का पैदा हुआ, बांग्लादेश एक नया कंट्री बन गया था, उस टाइम में इंडियन आर्मी का चीफ था मानेकशॉ, जो इंदिरा गांधी के बहुत करीबी माने जाते थे दोस्तों, इसलिए भी ये बड़ा फेमस हो। 37 क्वेश्चन नंबर, हु वॉज द हिंदू किंग एट द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन कासिम्स इन्वेशन ऑफ सिंध। मोहम्मद बिन कासिम जब इन्वेट किया इंडिया में, सिंध इंडिया का ही पार्ट था, उस वक्त हिंदू किंग कौन था? तो राजा दाहिर था। ये ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब मोहम्मद कासिम कौन था? मोहम्मद कासिम एक अरब था। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि अरब ने इंडिया पर सबसे पहला आक्रमण किसके द्वारा किया था? तो मोहम्मद कासिम को ही जनरल बना के भेजा था। उमैयद खलीफा चल रहा था उस वक्त दौर। ये हुआ था 712 AD में। ये भी बड़ा पूछता है दोस्तों ईयर। क्वेश्चन नंबर 38, गाजी मलिक के नाम से किसको जाना जाता है? गाजी मलिक वाज द एक्चुअल नेम ऑफ, जिसका ओरिजिनल नेम तो गाजी मलिक था, लेकिन उसको हम लोग जनरली जानते हैं गयासुद्दीन तुगलक के नाम से। मोहम्मद बिन तुगलक का भी एक ओरिजिनल नेम अल्दा था, मोहम्मद बिन तुगलक, तो बाद में वो राजा बनने, किंग बनने के बाद हुआ, जिसका नाम था जौना खान। तो मोहम्मद बिन तुगलक का असल नाम था जौना खान और गयासुद्दीन तुगलक का असल नाम था गाजी मलिक। क्वेश्चन नंबर 39, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सीज टू बी अ ट्रेडिंग कंपनी बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन। किस कानून के द्वारा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी अब नहीं रहा, ट्रेडिंग कंपनी से हट गया? वो था ऑप्शन बी, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। 1833 को चार्टर एक्ट आया था, उसी के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेडिंग कंपनी से हटा दिया गया और वो क्या बन गया उस वक्त को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दिया गया बहुत ज़्यादा इसको, ठीक है, क्योंकि तब तक तो इंडिया बहुत ज़्यादा भूभाग इंडिया का क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वो कब्जा कर लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और कुछ खास बात 1833 के बारे में हम लोग जानते हैं दोस्तों। 1833 के कानून के तहत, इसी चार्टर एक्ट के तहत ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो उस वक्त था विलियम बेंटिक, इस विलियम बेंटिक को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद से नया नामकरण शुरू हुआ वहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि गवर्नमेंट चार्टर एक्ट 1833 के तहत ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नया नामकरण हो गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम जाने लगा और वो प्रथम बना विलियम बेंटिक। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो उसका आंसर होगा विलियम बेंटिक। अगर क्वेश्चन आता है हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तब भी क्वेश्चन आंसर होगा उसका विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40, खिलाफत मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। खिलाफत मूवमेंट किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? तो अली ब्रदर्स के द्वारा। शौकत अली और मोहम्मद अली नाम के दो ब्रदर्स थे, दो भाई थे, उन्हीं के द्वारा यह किया गया था और यह हुआ था 1922 में। दरअसल हुआ क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वार जब खत्म हो गया 1918 में, तब हार हो गया एक्सिस पावर का, तो टर्की एक्सिस पावर का साथ दे रहा था। ब्रिटेन ने क्या किया, टर्की को हथिया लिया और वहाँ पर जो खलीफा का सिस्टम एक चल रहा था उसको उसने एबोलिश कर दिया ब्रिटेन ने। अब खलीफा क्या था, और इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए दुनिया भर के मुसलमान, यहाँ तक कि इंडिया के भी मुसलमान, और उसी के खिलाफ में तो खिलाफत मूवमेंट चलाया। खलीफा होता क्या था दोस्तों, थोड़ा पीछे जाते इसका बैकग्राउंड अच्छी तरह समझने के लिए। जब इस्लाम धर्म आया इस दुनिया में, यानी कि अरब का सरजमीन पर, प्रवर्तक था जिनका फाउंडर था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनके देहांत के बाद, उनके मृत्यु के बाद अब हेड ऑफ द रिलीजन कौन बनेगा, अमीर जिसको बोलते थे, उसी को खलीफा बोला गया। जो अबू बकर, उसके बाद में आया उमर, उस्मान गनी, हज़रत अली, ये सब आए।
तो इसी को बोलते हैं खलीफा। खलीफा का मतलब इस तरह से होता है दोस्तों क्या कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में जो इस्लाम का मेन बन के रहेगा, यानी कि जो इस्लाम को चलाएगा, हेड ऑफ द रिलीजन जो रहेगा, वो खलीफा रहा। तो इस खलीफा का पद को ही, जो टर्की में था उस वक्त 1922 के आसपास, उसको ब्रिटेन ने एबोलिश कर दिया। इसीलिए पूरे दुनिया भर के मुसलमान उसका विरोध किए थे, इंडियन मुस्लिम भी किया। तो अली ब्रदर्स इसका फाउंडर था और गांधी जी भी इसका भरपूर साथ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, हु वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड ऋग्वेदा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंद्रा। इंद्रा होगा करेक्ट आंसर। 42, हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी इन 1924? अब देखो यहाँ पर ईयर मेंशन कर दिया है। अगर ईयर मेंशन ना किया रहता ना दोस्तों, तब एम.एन. रॉय को करेक्ट आंसर लगाया जा सकता था। लेकिन एम.एन. रॉय ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फाउंड किया था 1920 में ही, और वो कहाँ किया था मालूम है? ताशकंद में, जो आज उज्बेकिस्तान का राजधानी। लेकिन 24 बोल दिया है, तो इसलिए 24 में कानपुर में एक फॉर्मल इस्टेब्लिशमेंट हुआ था सीपीआई का, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का, सत्य भक्ता के। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, मेरे ख्याल से ए होना चाहिए। देखते हैं आंसर की में इसको क्या लेता है। 43 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर डिक्लेयर सप्त सिंधु रीजन वॉज द होमलैंड ऑफ आर्यन? मैं तभी पिछले क्वेश्चन में एक बार बता चुका था। इसका आंसर होगा डॉक्टर एसी दास। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, द पर्शियन पोएट फिरदौसी वॉज कंपोज शाहनामा तो एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुल्तान महमूद, जिसको महमूद ऑफ गजनी भी कहते हैं। महमूद ऑफ गजनी के टाइम में और भी बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स हुए थे दोस्तों। एक का नाम था अलबिरूनी, ये नाम तो सुने ही आप। इसका एक बुक का नाम बहुत ज़बरदस्त बार पूछता है, जिसका बुक का नाम है किताबुल हिंद, जिसको तहकीक हिंद भी कहते हैं। दूसरा उत्बी, इसका भी एक किताब का नाम है किताबुल यमनी। तो ये दोनों क्वेश्चंस को अक्सर बार पूछता है एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, द सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? सेकंड मुस्लिम बोल रहा है, तो सेकंड मुस्लिम था रहीमतुल्लाह सयानी, तो ये रहा ऑप्शन डी। फर्स्ट कौन था मालूम है? फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, वो भी पूछता है, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1885 के टाइम में। और उस वक्त वाइसराय ऑफ इंडिया कौन हुआ करता था? लॉर्ड डफरिन। और फर्स्ट आईएनसी का अध्यक्ष कौन था? प्रेसिडेंट WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, द नयानार ग्रुप ऑफ सेंट इन नॉर्थ इंडिया वर डिवोटीज ऑफ लॉर्ड? किस लॉर्ड? ये भक्ति मूवमेंट से क्वेश्चन है दोस्तों। नयानार ग्रुप ऑफ सेंट, ये लॉर्ड शिवा का डिवोटीज हुआ करते थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, सोमनाथ टेम्पल जो गुजरात में है, इसको प्लंडर डिस्ट्रॉय किया था, लूट लिया था, निस्तनाबूद कर दिया था महमूद ऑफ गजनी ने, सुल्तान महमूद ने। वो कौन सा साल था? वो था 1025 80 में। कभी कभी यही क्वेश्चन पूछता है, और पूछता है कि वो कौन सा रेड था, क्योंकि महमूद ऑफ गजनी, सुल्तान महमूद ने 17 बार रेड किया था, यानी कि आक्रमण किया था इंडिया पर 17 बार। तो जो 16वां रेड हुआ था ना, 16th, उसी रेड में सोमनाथ टेम्पल को उसने डिस्ट्रॉय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, द रिवॉल्ट ऑफ खाशिश अगेंस्ट द ब्रिटिश वाज लेड? खाशिश खासी से रिलेटेड है दोस्तों, गारो खासी जानते हैं। उसका जो एक रिवोल्ट चला गया था, नॉर्थ ईस्ट में है, हिली एरिया है, उसका लीडर कौन था, लेड बाय? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उतिरोत सिंह। इस उतिरोत सिंह को अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम भी आता है। कहीं कहीं पर इसको लिखा गया तिरोत सिंह, कहीं कहीं पर तो तीरथ सिंह भी लिखा गया है दोस्तों, लेकिन सिंह हर जगह है। तो इसका करेक्ट आंसर मान के चलते 40 डी होना चाहिए 49 का। क्वेश्चन नंबर 50, द दिलवाड़ा टेम्पल एट माउंट आबू पर कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द रूल ऑफ? किसके रूल के टाइम में दिलवाड़ा टेम्पल को एस्टैब्लिश किया गया था, बनाया गया था? तो इसका आंसर होना चाहिए चालुक्य, लेकिन चालुक्य ऑफ गुजरात, क्योंकि चालुक्य ऑफ वेंगी बादामी भी था। कहीं कहीं पर चालुक्य ऑफ गुजरात को सोलंकी के नाम से भी पुकारा जाता है दोस्तों, तो सोलंकी भी ऑप्शंस में दिया है। देखते हैं कमीशन इसका क्या आंसर लेता है। मेरे ख्याल से चालुक्य ही होना चाहिए था, क्योंकि चालुक्य ही दिया है यहाँ पर ओनली। दिलवाड़ा का टेम्पल किस रिलीजन से संबंधित है? तो ये है। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ये तो रहा पार्ट 1। पार्ट 2 जल्दी ही मैं अपलोड कर दूंगा रेस्ट ऑफ द 50 क्वेश्चंस को लेकर। शायद मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन छोड़ा है 46 नंबर का, मैं उसको पार्ट 2 में ऐड कर दूंगा दोस्तों, डू नॉट वरी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टाटा, बाय बाय।